नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग की, क्योंकि हम आए हुए हैं डीएफए कुरुक्षेत्र में, जहां पे 5वां पशु मेला चल रहा है, जहां पे मुकाबले चल रहे हैं, मिल्किंग कॉम्पिटिशन हो रहे हैं और भारी संख्या में डेयरी फार्मर किसान भाई आए हुए हैं। तो अभी हम हैं मिशिगन ग्रुप की स्टॉल पे। तो हमारे साथ जुड़े हैं गौरव जिंदिया जी, और जो हमसे बात करेंगे सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग की। तो उनसे टिप्स जानते हैं कि कैसे पशुपालक भाई प्रॉफिटेबल फार्मिंग कर सकते हैं। हाँ जी गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू जी। कल तो मैं बड़ा शुक्रिया करता हूँ कृषि ग्रुप का कि उन्होंने मौका दिया हमें बोलने का। और ये डीएफए जो डेयरी फार्मर एसोसिएशन हरियाणा का ये फेयर लगा है, जो लोगों को और प्रभावित कर रहा है कि अच्छे डेयरी फार्म बना सके। और यहाँ एक नया रिकॉर्ड बना है दूध का, अबव 80 लीटर इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी गाय ने दूध दिया है। तो एक बड़ी उपलब्धि है डीएफए हरियाणा के लिए। जैसे बात की कि हम प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग पे थोड़ा डिस्कस करेंगे आज, और जो हमारे मिशिगन ग्रुप का जो विज़न है, या डीएफए या और भी जो एसोसिएशन इस डेयरी फार्मिंग से जुड़ी हुई है, सबका यही होता है कि डेयरी फार्मर कैसे प्रॉफिटेबल हो, ताकि जो डेयरी उद्योग है, जो डेयरी इंडस्ट्री है, पूरे इंडिया में कैसे सक्सेसफुल हो सकती है। इसी बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि डेयरी फार्म पहले सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं। पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो बड़े डेयरी फार्म्स खुलते हैं उनमें से ज़्यादातर बंद होने की कगार पर हैं या हो चुके हैं। उसका कारण क्या होता है? सबसे पहले क्या रहता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की बात आती है, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं हम बड़ा डेयरी फार्म का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या इकोनॉमिकल जो सिस्टम होता है उसको कैसे मैनेज करना है, उसमें कुछ कमियाँ रह जाती हैं। बहुत सारी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइंस देती हैं, ठीक है, डेयरी फार्मर को बताती हैं कि ऐसे करना चाहिए, बट उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इतनी कॉस्टिंग निकल जाती है कि आगे के जो स्टेप्स हैं एनिमल की खरीद करना या उनको मैनेज करना, वहाँ पे कहीं ना कहीं डेयरी फार्मर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। डेयरी फार्म सक्सेसफुल करने का यही तरीका है कि जब आप डेयरी फार्मर लगाना चाहते हैं, चाहे वो छोटे लेवल का है या बड़े लेवल का है, उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करें। उसकी जो प्लानिंग पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 2-3 साल में कितने एनिमल तक पहुँचना है, उसकी प्लानिंग आप पहले दिन से करें, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। प्लानिंग कीजिए कि हमने पहले साल में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, दूसरे में कितनी, तीसरे में कितनी। उसी हिसाब से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एनिमल परचेज पे या उसकी मैनेजमेंट पे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग का एक और बहुत जो कि उसकी जो मैनेजमेंट है, फीड पार्ट है, साइलेज पार्ट है और एनिमल परचेज का पार्ट है, उसको कैसे अपन ने कंट्रोल करना है सिस्टम में। फीड कैसी होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है एनिमल की वो कैसे पूरी करनी है अपने को। साइलेज का स्टोरेज है कि आप साइलेज कितने पूरे साल का स्टोर कर पा रहे हैं, या बेड साइलेज खरीद रहे हैं तो कौन सी क्वालिटी का खरीद रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ में। इन चीज़ों का ध्यान रखना डेयरी फार्मिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है। दूसरा क्या होता है कि इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं कि डेयरी ब्रीड अपने सुधारना है, अपने को बच्चियाँ का पालन करना है, ठीक है, वो परसेंटेज कितनी होनी चाहिए आपके हर्ड में। कई बार क्या होता है मिल्किंग एनिमल भी उतने ही होते हैं और छोटे एनिमल काफ और हीफर भी उतने ही होते हैं, तो आपका प्रॉफिट जो है वो आपके डेयरी फार्म में ही घुसता चला जाता है और आपका डिमोटिवेशन लेवल बन जाता है। तो एक परसेंटेज होती है बेसिकली कि आपको कितनी काफ्स रियर करनी है, कितनी हीफर्स रियर करनी है, और उसको कितने टाइम में अपने डेयरी फार्म को डबल करना है या ट्रिपल करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है। बाकी जो मेन कंपोनेंट है न्यूट्रिशन का, वो होता है 70% पार्ट ना। उसके लिए मैं जो मेरे कलीग हैं रणधीर सिंह जी, उनको बताऊँगा कि वो थोड़ा सा उसके बारे में बता सकें। आए हुए सभी किसान भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि डेयरी फार्मर एसोसिएशन हरियाणा में कुरुक्षेत्र में जो आप आए हैं, एक नया रिकॉर्ड बना है। जैसे गौरव ने बताया कि न्यूट्रिशन नस्ल सबके पास होती है। एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म के आपको भी पता है 3 मेन जो मुख्य कारण होते हैं। एक होता है ब्रीड, एक होती है फीड, एक होती है न्यूट्रिशन। ब्रीड तो हर एक बंदा हम कर रहे हैं, मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशन की है, जहाँ पर गैप है, वो आज मेजर रोल प्ले करता है। अगर हम अपनी बात करें आज, क्योंकि हमारा खुद का डेयरी फार्म होने के बावजूद हम एक्सपीरियंस वहाँ से लिया है, हमारे पास प्रैक्टिकल तजुर्बा है। हमने वहाँ से देखा है कि एक एनिमल जो आपका 25 लीटर वाला एनिमल है, अगर उसकी आपकी मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन उसको चाहे फीड फॉडर से मैनेज करते हैं, तो वो एनिमल आपका प्रोडक्टिव होता है, बशर्ते उसकी ब्रीड अच्छी होनी चाहिए। न्यूट्रिशन में हम ये पैरामीटर ध्यान देते हैं, जैसे कि उसकी प्रोटीन कितनी रिक्वायरमेंट है, फैट की रिक्वायरमेंट कितनी है, एनर्जी कितनी की रिक्वायरमेंट है। 25 लीटर वाला एनिमल है, 20 लीटर वाला है, 40 वाला है, 70 वाला लीटर है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। उनकी फॉडर की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। उनको प्रोटीन वाला जो फॉडर है, उनको जो एनर्जी वाला फॉडर है वो कितना दे रहे हैं, साइलेज की रिक्वायरमेंट कितनी उसको दे रहे हैं, ये कितना दे रहे हैं। इसी कैलकुलेशन के हिसाब से हम उसकी फीड को डिज़ाइन करना चाहिए। चाहे अर्ली लैक्टेशन में हम बात करते हैं कि इसको एक लेवल पे 16 से 18% TMR बेसिस पे हम उसको प्रोटीन बैलेंस कर रही हैं। फैट परसेंटेज हम जो TMR बेसिस की बात करें कि 4.5 से 5% TMR बेसिस पे करते हैं। तो जैसे सर होनी आए हैं हमारे पास, हम अपने इस ग्रुप में मिशिगन फीड में इस चीज़ को पैरामीटर को ध्यान रखते हुए जो फीड बनाई है हमने,
इसमें हमने सबसे मेन जो है कि सबसे ज़्यादा पाचन जो है जो हजम हो जाए। फीड तो सब बनाते, लेकिन क्या है कि उसको प्रॉपर वे में बैलेंस करना चाहिए, हाईली न्यूट्रिशनस होनी चाहिए और हजम होने वाली होनी चाहिए। हमारे पास तजुर्बेकार फीड फॉर्मुलेटर्स हैं जिनके गाइडेंस में हम अपनी इस फीड को बनाते हैं और अपने फार्म में जितने भी हमारे साथ डेयरी फार्मर जुड़े हैं उनको प्रॉफिटेबल लेके आते हैं। सेकंड पार्ट जो है, जैसे गौरव ने बताया कि साइलेज की, जैसे हम सब जानते हैं कि जो कुदरत है, नेचुरल है, इसने पशु को बनाया हरे चारे के लिए। हरे चारे की अब क्या है कि क्वालिटी ऑफ हरे चारे पर काम शुरू हो गया है। जैसे हम साइलेज की बात करते हैं, आज हर एक इंसान साइलेज डाल रहा है, आप देखें कितनी कंपनी चल रही हैं, लेकिन क्या वो स्टेज को मैटर करते हैं, क्या वो पीएच को मेंटेन करते हैं, क्या वो उसके एसिड जो हैं, चाहे हम ब्यूट्रिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड की बात करें, प्रोपेनिक उसकी एसिड की बात करें, इनकी वोलेटाइल फैटी एसिड की बात करें, उस पर पैरामीटर पे ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं। हमारे किसान भाई इस चीज़ को अब थोड़ा एजुकेट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ जो भी कंपनी साइलेज बनाती है, चाहे हम लोग ही बनाए साइलेज सॉल्यूशंस के अंडर हम लोग काम कर रहे हैं, हम इन पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए बनाते हैं। ड्राई मैटर सब जान गए कि ड्राई मैटर होना जरूरी है 27, 28, 30%, लेकिन क्या उसकी स्टेज, टाइम ऑफ बिजाई, कटिंग, साइज ऑफ जो चॉपिंग है आपकी जो हरे चारे का, वो फिर उसकी जो आप जो प्रेसिंग करते हैं, प्रेसिंग करने के बाद उसकी जो आपको कंपैक्शन करना है, उसके बाद उसके आपने जो ये लैक्टिक एसिड जो बनने हैं, उसकी जो फर्मेंटेशन है, ये सब थोड़ा टेक्निकल हो गया। अगर हम जैसे आज यहाँ पर 80 लीटर का जो रिकॉर्ड टूटा है, ये ऐसे नहीं टूटा, इन चीज़ों को बैलेंस किया है इन्होंने। इस डेयरी फार्मर को मैं बधाइयाँ देता हूँ कि इसने अपने आप को इतना, एनिमल को इतना उस लेवल पर लेकर गया है। उसमें एनिमल की तो योगदान है ही, लेकिन 100% योगदान इस किसान का है जिसने इन चीज़ों को ध्यान दिया और आज इस पे लेके आया है। बाकी इस डीएफए में जो भी किसान भाई हैं, इसको सक्सेसफुल बनाया है। ये इंडिया का ही नहीं, एशिया का एक रिकॉर्ड टूटा है और हम चाहते हैं कि ऐसे और किसान भाई आगे हैं जो इन न्यूट्रिशन पैरामीटर्स को बिलीव करते हैं, अच्छी ब्रीड रखें, जो इस रिकॉर्ड को भी हम आगे तोड़ना चाहिए। धन्यवाद। रणदीप सिंह जी का और गौरव जिंदिया का बहुत बहुत धन्यवाद। मिशिगन ग्रुप इसी तरह फार्मर की सेवा में हाजिर रहता रहे, तो यही हम कामना करते हैं। और डीएफए के जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो कल रिकॉर्ड टूटा है, उससे दूसरे डेयरी पालक भाइयों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। और दूसरी बात एक बार और मैं साझी करना चाहता हूँ कि मिशिगन ग्रुप के साथ हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें किसान भाइयों को किसी तरह हमने प्रॉफिटेबल लगाना है, डेयरी फार्मिंग में किसी तरह प्रॉफिट लेके आने हैं। तो उसके लिए सारे सब्जेक्ट पे हम एक एक करके सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो वो भी आप कृषि हेल्पलाइन के साथ जुड़े रहिए, वो भी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।